नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो एंशियंट हिस्ट्री की इस सीरीज़ में आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास नवपाषाण काल, जो कि हमारे पास 7000 से लेकर और 1000 BC तक शुरू होती है। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हम इससे पहले मध्यपाषाण काल और पुरापाषाण काल पढ़ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो वाली वीडियो देख ली होगी। और इतना डीप में जब हम पढ़ेंगे तो जाके हमें क्या है कि पेपर में इनसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास बन सकते हैं। जो आपके पास पाषाण काल वाला टॉपिक है, इससे हम लगा सकते हैं अनुमान की 2 से 3 क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे बन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज हम नवपाषाण काल। साथियों, नवपाषाण काल की अगर हम बात करें तो नवपाषाण शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, ये जॉन लोवाक द्वारा 1865 में अपनी किताब जो इन्होंने लिखी प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया गया था। दोस्तों, जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जॉन लोवाक ने ही क्या है कि मतलब जो पाषाण काल था हमारे पास, इसे जो है 2 भागों में बांटा था। एक पुरापाषाण काल और एक नवपाषाण काल। जो मध्यपाषाण काल है वो हमारे पास बाद में दिया गया। ठीक है, तो अब नवपाषाण काल जो है ये जॉन लोवाक ने अपनी बुक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में दिया। तो इसके बारे में आगे हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं। नवपाषाण काल से जो संबंधित पुरातात्विक खोजों हैं, इन्हें शुरू करने का श्रेय जो जाता है ये डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। हाँ दोस्तों, जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एक तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पुरापाषाण काल में की जो है खोजों की शुरुआत 1863 में कर दी थी, जो कि उन्होंने कहा से अतिरपक्कम से या पल्लवरम से हमारे पास ढूंढी थी। ठीक है, 1863 में। उससे पहले मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि डॉक्टर प्राइमरोज और ले मैसूरियर जो थे, उन्होंने नवपाषाण काल के उपकरण खोज दिए थे। तो डॉक्टर प्राइमरोज ने जो है 1842 में कर्नाटक के लिंगसुगुर से जो है पॉलिश्ड यानी कि जो है एक चमकदार प्रस्तर पत्थर के चाकू और बाणाग्र यहाँ पे खोजे थे। कहाँ से? कर्नाटक के लिंगसुगुर से। किसने? डॉक्टर प्राइमरोज ने। एक क्वेश्चन ये बन सकता है आप पे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम देखें तो 1860 में ले मैसूरी जो थे, इन्होंने यूपी के इलाहाबाद में स्थित टॉन्स नदी घाटी से कुछ नवपाषाण उपकरण प्राप्त किए। तो ये भी हमारे पास एक क्वेश्चन बन सकता है कि 1860 में नवपाषाण जो है उपकरण किसके द्वारा खोजे गए, तो ले मैसूरी द्वारा। गोल्डन चाइल्ड द्वारा इसे नवपाषाणिक क्रांति कहा गया है। नवपाषाण को गोल्डन चाइल्ड ने क्या कहा है? नवपाषाणिक क्रांति 1941 में। और इस टाइम पे जो बड़े बड़े बदलाव हमें देखने को मिले थे, जो कि क्रांतिकर रूप लिया जिन्होंने, जिसके कारण नवपाषाण को क्या है? क्रांति कहा गया है। तो उसमें हम क्या देख रहे हैं कि कृषि की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी थी। हालांकि कृषि की शुरुआत हम देख रहे हैं कि मध्यपाषाण के आखिरी चरण में भी हो चुकी है, लेकिन अब जो है हमारे पास एक स्थायी रूप से कृषि यहाँ पे मनुष्य करने लगेगा। ठीक है, जब हम कृषि की शुरुआत देखेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो अधिशेष हमारे पास कृषि से बचेगा, उससे हमारे पास क्या है? बर्तन निर्माण की भी प्रक्रिया होगी। यानी कि कृषि की जब शुरुआत हुई तो अब क्या है, मनुष्य को जो खाना वो बनाएगा उसके लिए बर्तन भी उसे चाहिए होंगे। तो यहाँ पे बर्तन की जरूरत पड़ी, और जो अधिशेष बचेगा उसके लिए मृत भांडों का निर्माण भी यहाँ पे किया गया नवपाषाणिक मनुष्य द्वारा। अग्नि का प्रयोग इस टाइम पे अच्छे से होने लगा। हालांकि मध्यपाषाण में अग्नि जो है हमारे पास खोजी जा चुकी थी, लेकिन अब अग्नि का प्रयोग के कारण क्या है, मनुष्य खाने को भी अच्छे तरीके से कच्चा और पक्का कर सकता था। यानी कि पहले मनुष्य ज़्यादातर कच्चे ही फल फूल पे या कच्चा ही मांस पे जो है निर्भर था, लेकिन अग्नि के प्रयोग के कारण क्या हुआ कि अब वो जो है, मान लो कोई सब्जी हो रही है, क्योंकि कृषि की शुरुआत तो हो ही चुकी है, तो उसकी वजह से क्या वो फल को, सब्जी को भी जो है पका के खाएगा। मांस जो है वो कच्चा न खा के बल्कि क्या है पका हुआ मांस खाएगा। इसी समय हम क्या देख रहे हैं कि पशुपालन का भी विस्तार हुआ, यानी कि मनुष्य अब पशुओं को भी स्थायी रूप से अपने साथ रखने लगा,
ठीक है। और मेन चीज क्या देखते हैं हम कि स्थायी जीवन यहाँ पे इस टाइम पे शुरू हो चुका था। तो इस सब के कारण हम क्या देख सकते हैं कि नवपाषाण को जो है नवपाषाणिक क्रांति कहा गया। इसके आगे हम बढ़ते हैं अगर, तो इस काल के अगर हम मुख्य औजारों की बात करें तो इस काल के मुख्य औजार जो थे, इनमें हम देखते हैं कि इन्हें पॉलिश्ड कर और चमकदार बनाया गया, यानी कि इन पे अब क्या है, इनको अच्छे से आकार दिया जाने लगा और इन पे जो है लेपन भी होने लगा कई औजारों पे, ठीक है, यानी कि पॉलिश की जाने लगी उन पे और चमकदार उन्हें बनाया जाने लगा। मानव क्या है, खाद्य संग्रहकर्ता से खाद्य उत्पादनकर्ता बन गया। मेन पॉइंट किस काल में, क्वेश्चन बन सकता है कि किस काल में जो है मानव खाद्य संग्रहकर्ता से खाद्य उत्पादनकर्ता बना, तो नवपाषाण काल में। अब जब मनुष्य खाद्य उत्पादनकर्ता बन गया तो अब क्या है, ऐसे औजारों की आवश्यकता हमें पड़ने लगी जो कि खेती में उपयोग में आ सके। तो अब जो है मनुष्य, क्योंकि छोटे औजार तो मनुष्य ने मध्यपाषाण काल में ढूंढ लिए थे, लेकिन अब जो है मनुष्य ऐसे औजारों का यूज भी करने लगा जो कि क्या है, खेती में भी हमारे पास उपयोग में आए। अब इनमें हम क्या देखते हैं कि इस काल के उपकरणों में सर्वाधिक संख्या हम क्या देखते हैं कि कुल्हाड़ियों की यहाँ पे हमारे पास थी इस काल के उपकरणों में, ठीक है। अन्य उपकरण हम इस काल के देखेंगे तो छैनी हमें देखने को मिलता है, हथौड़ा हमें देखने को मिलता है और वसूला हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हमें नवपाषाण काल में याद रखने हैं। अब नवपाषाण काल से जो मेन क्वेश्चन बनता है वो हमारे पास बनता है इसकी जो साइट्स, यानी कि अलग अलग स्थलों से जो हमें नवपाषाण काल के स्थल मिले हैं वहाँ से हमारे पास मेन क्वेश्चन बनता है। तो इसमें सबसे पहली साइट जो हमारे पास रहने वाली है वो है मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो कि आपके बलूचिस्तान के बोलन दर्रे से हमें प्राप्त हुई है, ठीक है। इसका टाइम पीरियड हम माने तो 7000 से लेकर और 5500 BC तक जो कि मृदभान रहित नवपाषाण स्थल था, ये इसको प्रथम अवस्था में रखा जा सकता है। यानी कि नवपाषाण काल में जो मेहरगढ़ है इसको हम दो अवस्था में किस तरह से बांट सकते हैं कि प्रथम अवस्था में तो यहाँ मृदभान नहीं मिले, यानी कि कृषि हो रही थी लेकिन अधिशेष उतना नहीं बच पा रहा था प्रथम अवस्था में। इसके बाद जो द्वितीय अवस्था आई इसमें कृषि के साथ साथ क्या है, पशुपालन के प्रमाण मिले और साथ ही क्या है कि पशुपालन के प्रमाण भी मिले, लेकिन जो अब कृषि थी वो अधिशेष भी बचाने लगी कृषि के कारण मनुष्य, और इस टाइम पे मृदभांड भी हम देखते हैं कि बनने लगे थे। नवपाषाण काल का सबसे प्राचीनतम स्थल मेहरगढ़ ही माना जाता है। मेन क्वेश्चन जो बन सकता है कि नवपाषाण का सबसे प्राचीनतम स्थल कौन सा है, ठीक है। और 7000 BC में यहाँ से जौ के प्रमाण मिले हैं। हम ये देखते हैं कि मेहरगढ़ को पहले क्या माना जाता था कि सबसे प्राचीन स्थल ये है जहाँ से क्या है हमें खेती के प्रमाण मिले, लेकिन जब से हमें क्या है लहुरा देव, पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि लहुरा देव क्या है, हमें सबसे प्राचीनतम स्थल अब लहुरा देव ही मिला है जहाँ से क्या है 9000 BC में चावल के प्रमाण मिले हैं। इसके बाद हम बात करें कश्मीर, जो है हमारे पास एक और महत्वपूर्ण साइट रहने वाली है नवपाषाण काल की, जिसमें हमें बुर्ज होम और गुप्त कराल की साइट भी यहाँ पे मिली है, ठीक है ना। बुर्ज होम से जो हमें मेन चीज़ें मिली है, तो सबसे पहले बुर्ज होम की बात करें तो 1935 में एस.टी. टेरा और पीटरसन ने क्या है यहाँ पे उत्खनन की शुरुआत की, ठीक है ना। और इन्हें यहाँ से क्या है गर्तावास, यानी कि गड्ढों में घर के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। कहाँ से? कश्मीर के बुर्ज होम से। अनाज भंडार के साक्ष्य भी बुर्ज होम से देखने को मिले हैं। और मनुष्य के साथ क्या है पालतू कुत्ते दफनाने का प्रचलन भी हमें कश्मीर के बुर्ज होम से देखने को मिला है। वहीं बात करें गुप्त कराल की, गुप्त कराल का अर्थ जो है ये कुम्हार की गुफा है, ठीक है। और यहाँ से भी है जो गर्तावास के साक्ष्य गुप्त कराल से भी देखने को मिलते हैं। यहाँ से साथ में जानवरों की हड्डियाँ भी मिली है। ये महत्वपूर्ण रहने वाला है कि किस नवपाषाण काल से जो है जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। गुप्त कराल से अनाज पीसने और वस्त्र सिलने के प्रमाण। इसके आगे हम बात करें तो मध्य गंगा घाटी जो रही है हमारे पास, यानी कि बिहार वाला जो एरिया है, यहाँ से हमें चिरांद, सेनवार और तारादीप देखने को मिलते हैं।
हालांकि इनके अलावा भी बहुत स्थल है, पर ये मेन हमारे पास है। चिरांद की अगर हम बात करें तो यहाँ से हमें खाद्यान्न के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें हमें चावल की खेती देखने को मिलती है। ठीक है, हड्डी और सींग के उपकरण भी यहाँ से हमें देखने को मिलते हैं, और वृत्ताकार झोपड़ी भी हमें यहाँ से देखने को मिलती है। तो ये सब चीज़ें हमें याद रखनी है कि कौन सी चीज़ें कहाँ से मिली है हमारे पास। सेनवार की बात करें तो यहाँ से भी क्या है, खाद्यान्न के प्रमाण देखने को मिलते हैं, जिसमें चावल हो गया, जौ हो गया, दाल हो गया, ये सब हमारे पास देखने को मिलती है। आगे बात करें तो उड़ीसा से हमें जो है कुचाई मिला है। वेस्ट बंगाल से हमें वीरभानपुर मिला है, जो कि हम पिछले वीडियो में भी इनका डिस्कस कर चुके हैं कि ये मध्य पाषाण काल स्थल भी है हमारे पास। इनमें से ज़्यादातर स्थल जो है, यानी कि जो साइट हम अभी तक पढ़ रहे हैं, इनमें से ज़्यादातर क्या है हमारे पास, इनमें से ज़्यादातर जो है मध्य पाषाण काल के स्थल है, और बहुत ऐसे स्थल भी है जो उच्च पुरापाषाण या पाषाण काल से भी चले आ रहे हैं। ठीक है, आगे बात करें उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में जो है हमें कोल्डिवा मिला है, जहाँ से कि 6000 BC में हमें क्या धान की खेती के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हमें और महागढ़ा और चौपानी मांडो भी देखने मिला है। चौपानी मांडो क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ से क्या मृदभांड के साक्ष्य, जो कि प्राचीनतम साक्ष्य है, वो देखने को मिला है। एक वन लाइनर अच्छा क्वेश्चन कि मृदभांड के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। एग्जामिनर क्या है 4 ऑप्शन दे देगा, और उनमें से हमारे पास सही क्या रहेगा, चौपानी मांडो। तो हम बात करते हैं कि हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगह पे क्या है, हमें अलग अलग क्या है टाइम पीरियड में खेती के प्राचीनतम प्रमाण देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में हम देखें तो एक ट्रिक इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि कहाँ से हमें प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। तो ट्रिक क्या है उसकी कि देव के गढ़ में कोल्ड है। ठीक है, देव के गढ़ में क्या है, कोल्ड है। तो देव से हम क्या बना देंगे, लहुरा देव, जहाँ से कि हमें 9000 BC में क्या है, चावल के साक्ष्य देखने को मिलता है। इसके बाद बात करें गढ़ हमारे पास, इससे हम क्या बना सकते हैं, मेहरगढ़। मेहरगढ़ से हमें क्या है 7000 BC में जौ के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, और कोल्डिवा जो है, कोल्डिवा में से हमें जो है 6000 BC में धान यानी कि चावल के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। और पॉइंट टू बी नोटेड क्या है यहाँ पे कि जो लहुरा देव और कोल्डिवा है हमारे पास, ये दोनों क्या है यूपी में पड़ेगा, और मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान वाले एरिया में हमारे पास पड़ेगा। तो इस ट्रिक से हम याद रख सकते हैं कि खेती के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ कहाँ से मिले। एक बार फिर से देख लीजिए, देव के गढ़ में कोल्ड है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो आसाम जो है हमारे पास, आसाम से छाछर, गारो और नागा की पहाड़ियों से भी हमें नवपाषाण काल स्थल मिले, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि दाउजली हेडिंग जो है छाछर की पहाड़ियों से यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। अब बात करें जो दक्षिण भारत है, यहाँ से हमें कौन कौन से मेन स्थल मिले। तो दक्षिण भारत से सबसे पहले तो बात करें कि दक्षिण भारत में जो प्राचीनतम फसल उगाई गई थी वो थी मिलेट्स, जिन्हें रागी भी कहा जाता है। क्वेश्चन एक अच्छा बन सकता है कि प्राचीनतम फसल जो कि दक्षिण भारत में उगाई गई, तो कौन सी हमारे पास, मिलेट्स यानी कि रागी। ठीक है, अब साउथ इंडिया के कुछ स्थल देखें तो आंध्र प्रदेश से जो हमें मिला है, ये मिला है नागार्जुनिकोंडा, उतनूर और पलवे यहाँ से देखने को मिला है। इसके बाद कर्नाटक से बात करें तो संगल कल्लू हो गया, पिकलीहल हो गया, ठीक है, वडगल हो गया, टक्कल कोटा हो गया। टक्कल कोटा क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नवपाषाणिक समाधान जो है हमें टक्कल कोटा से ही देखने को मिले हैं, या टिक्कल कोटा भी से कहा जाता है। और टी नरसीपुर भी एक इम्पॉर्टेंट साइट हो गई कर्नाटक की। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ से हमें पय्यमपल्ली देखने को मिला है। ठीक है, अब मेन चीज़ क्या है कि दक्षिण भारत में इस समय तक क्या है कि राख के टिले भी बनने लगे थे, जो कि अब हम किस में पढ़ेंगे आगे चल के कि महापाषाणिक जो संस्कृति है यानी कि मेगालिथ कल्चर जो है उसमें हम पढ़ेंगे कि राख के टिले क्या होता था। हालांकि अभी हम देख सकते हैं कि जो जानवर के गोबर को जलाकर जो है, मतलब इस तरह से कह सकते हैं कि जानवर के गोबर हम एक जगह पे इकट्ठे कर लेते थे और फिर उन्हें जलाया जाता था, जिससे कि क्या है यहाँ पे राख के टिले हमारे पास बने हैं। ये खासकर जो है हमारे पास देखे तो उतनूर और पलवे वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है, संगन कल्लू हो गया,
ये साउथ इंडिया में ज़्यादा हमारे पास राख के टीले देखने को मिले हैं। तो इस तरह से नवपाषाण काल के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमने याद रखे। ठीक है।